हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसके हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय यानी कि MCQ टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि 2025 के पेपर में छप कर आएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं, आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, तो धारा I का मान क्या होगा। ये हमारे पास कुछ फिगर है। 4 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा, ये सारी एम्पियर में धाराएं दिख रही हैं आपको। और इस फिगर में हमारे पास क्या करना है कि I जो है, यहाँ पे I एम्पियर लिखा गया है, इसका हमें मान बताना है। तो इस फिगर को ध्यान से अगर देखेंगे तो इस जंक्शन को, इस यहाँ पे जो धाराएं आ रही हैं, तो इसको हम पॉइंट मान लेते हैं O, ठीक है। और इसका नाम दे रहे हैं, तो यहाँ भी पॉइंट एक आ रहा है तो M मान लेते हैं। यहाँ एक पॉइंट है तो इसको N मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने अलग से किया है। और यहाँ पे देखिए हमने I1 धारा यहाँ पे मान लिया है, ठीक है। यहाँ से I1 धारा गुजर रही है, यहाँ पे I2 धारा गुजर रही है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बिंदु O पर यहाँ पे देखें तो बिंदु O पर आप देख रहे हैं कि ये जो 4 एम्पियर की धारा है, 2 एम्पियर की धारा है, इधर जा रही है, और I एम्पियर की धारा इधर बाहर निकल रही है। तो किरचॉफ ने बताया था कि अंदर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे और बिंदु O पर, कहाँ पे लगा रहे हैं, बिंदु O पर। तो बिंदु O पर सबसे पहले समझ लीजिए, बिंदु O पर अगर किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा I1 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, इन दोनों धाराओं का बीजगणितीय योग, तो 2 + का 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो I1 बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 6 एम्पियर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से हम सेम इसी तरीके से बिंदु M पे बात करेंगे। तो बिंदु M पे जो है हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे अब। तो बिंदु M पर अगर किरचॉफ के नियम को देखें तो यहाँ से ये I1 धारा जा रही है इधर, और ये दो धाराएं बाहर निकल रही हैं, जो 1 एम्पियर की है और I2 एम्पियर की हैं। तो ये धाराएं बाहर निकल रही हैं, तो जो जा रही है इधर से यानी कि I1, ये किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। तो 1 + का I2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं I1 की जगह पे क्या पता है हमें, 6 एम्पियर पता है। तो इस I1 की जगह पे अगर 6 रख दें तो बराबर में 1 + का I2 हो जाएगा। और I2 निकालना चाहें तो यहाँ से 1 इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो I2 बराबर हमारे पास क्या मिल गया, 5। I2 धारा का मान 5 निकल के आ गया, ठीक है, 5 एम्पियर। इसका मात्रक भी लिखते चलिएगा। तो ये 5 एम्पियर निकल के आ गया। अब हम इसी तरीके से बिंदु N पे बात करेंगे। जैसे ही बिंदु N पे बात करेंगे, हमारा जो I एम्पियर है इसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे बिंदु N पर किरचॉफ का नियम लगाने पर, ठीक है, बिंदु N पर। इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मान रखी हैं पहले से। तो बिंदु N पर क्या करेंगे, हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो ये जो धारा आ रही है जिसका नाम है I2, क्या नाम है, I2 बराबर हो जाएगा, ये धारा बाहर निकल रही है और ये धारा बाहर निकल रही है, बराबर हो जाएगा 1.3 एम्पियर की धारा प्लस में I एम्पियर की धारा, ठीक है। तो ये I, तो यहाँ से I2 हमें पता है कि 5 एम्पियर है, तो 5 लिख देंगे और माइनस का 1.3 इधर लाएंगे तो 1.3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, I। तो यहाँ से I बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, 5 में से जब 1.3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3.7, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल के आ जाएगा एम्पियर में। ये किस में होगा, एम्पियर में, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इसका यूनिट एम्पियर होगा क्योंकि ये धारा है। तो I बराबर हमें क्या पता चल गया, 3.7 पता चल गया। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में सेकंड नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है तापक्रम पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दूं कि प्रतिरोधकता जो होता है और विशिष्ट चालकता जो होता है, इन दोनों का गुणनफल जो है कांस्टेंट होता है। तो ये किसी पर निर्भर नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 2L हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास तो आप सामान्यतः क्या करेंगे, इनको जो है पलट देंगे, इधर उधर कर देंगे, यानी 2L को पहले L को बाद में। तो ये 2 और इस L का गुणांक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे L का गुणांक 1 है, तो 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। बाकी इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए आपको तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं ऐसा क्वेश्चन डाल दूंगा जिसको मैं सॉल्व
सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मतलब ये क्वेश्चन कई सालों से पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार रखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के तीनों सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमें फिगर बनानी पड़ेगी कि तीनों सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस तरीके की कुछ फिगर बनेगी। मैं रेड पेन से बनाता हूँ ताकि यहाँ पे दिखाई देगा आपको अच्छे से। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ पे हमारे पास ये सेल है, ठीक है। एक सेल यहाँ पे है जहाँ पे एक प्रतिरोध भी लगा हुआ है, और एक सेल समांतर क्रम में है तो यहाँ पे लगेगा, और यहाँ भी एक प्रतिरोध है, और एक सेल यहाँ भी लगेगा, समांतर क्रम में 3 सेल हैं। तो इस तरीके से हमारी कुछ फिगर बनेगी, ठीक है। इसको ऐसे करके कुछ इस तरीके की हमारी जो फिगर है वो दिखेगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी इस तरीके की फिगर है, और कह रहा है कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के तीनों सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि ये E1 है, ये E2 है, और ये E3 है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है R1, R2 और R3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसके आगे आपको क्या करना है, ध्यान से आप लोग यहाँ से समझते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि ये जो E1, E2, E3 है, ये तीनों जो है ये तीनों जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन सब का मान भी दे रखा है। जो E1 है, E2 है, E3 है, ये सब आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि इन सब का मान जो है, इन सब का मान 6 वोल्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। अगर ये चीज़ें दे रखी हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, जो कि ये सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। यही आंतरिक प्रतिरोध है। तो कुल निकालेंगे अगर, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारे पास, वो लिख लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना सीख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपके बहुविकल्पी में ही आए, हो सकता है कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाए 3 नंबर का। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से सॉल्व करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बराबर हो जाएगा 1/r नेट, पूरा यानी कुल की बात हो रही है, तो 1/r1 प्लस का 1/r2 प्लस का 1/r3। इस तरीके का हमारा एक फॉर्मूला के तहत जो है हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर कुल आंतरिक प्रतिरोध हमें पता चल गया तो हम यहाँ से वैद्युत वाहक बल भी निकालेंगे अब। तो वैद्युत वाहक बल की अगर बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है धारा बट्टा में कुल प्रतिरोध, ठीक है। कुल आंतरिक प्रतिरोध तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो धारा है हमारे पास, इस धारा को हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे धारा के जगह पे हम E1 की बात करें अगर केवल, तो E1 बट्टा में R1 रखेंगे, ठीक है। धारा बराबर I बराबर E1 अपन में R1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से प्लस में E2 के लिए अगर बात करें तो E2 बराबर बटा में R2 हो जाएगा, और प्लस में E3 बटा में R3 हो जाएगा। और नीचे अगर हम बात करें कुल आंतरिक प्रतिरोध की, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास दे रखा है 1/r1 प्लस का 1/r2 प्लस का 1/r3, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न तो होना नहीं चाहिए आपको। आगे अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ E1, E2, E3 है हमारे पास। तो E1 का मान, E2 का मान, E3 का मान, सबका मान क्या है, 6 वोल्ट है। तो इन सभी की जगह पे हम 6 रख सकते हैं। तो 6 बट्टा में R1 प्लस का 6 बट्टा R2 प्लस का 6 बट्टा R3, इस तरीके से। और बट्टा में क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस का 1/r2 प्लस का 1/r3, इस तरीके से होता चला जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये 6 को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो 1/r1 बच जाएगा, प्लस का 1/r2 बच जाएगा, प्लस का 1/r3 बच जाएगा। और नीचे भी हमारे पास क्या है, 1/r1 है, प्लस का 1/r2 है, प्लस का 1/r3 है, इस तरीके से। तो ये दोनों जो है कट जाएंगे आपस में, ठीक है। ये भी और ये भी, ये टोटल जो टर्म है ये कट जाएंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, लास्ट में 6 बच जाएगा। तो ये 6 जो है, ये 6 के साथ हमारा जो वैद्युत वाहक बल, ये 6 क्या है हमारे पास, वैद्युत वाहक बल है। तो वैद्युत वाहक बल हमारा मिल गया, और ये किस में मिलेगा, वोल्ट में मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 वोल्ट इसका आंसर आया है। तो आप लोग इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर चौथे को
सही करेंगे तो ये 6 वोल्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सालों से पूछा जा रहा है। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो देखिए किसी प्रतिरोध जो है अगर 500 ओम है तो इसकी वैद्युत चालकता की बात कर रहे हैं, तो वैद्युत चालकता का जो फॉर्मूला होता है जी बराबर में हमारे पास होता है 1/r। 1/r का मतलब है ये r जो है हमारे पास प्रतिरोध है, तो जी बराबर यानी वैद्युत चालकता निकालना है तो जी बराबर 1 में क्या हो जाएगा, r की जगह पे 500 है तो 500 रख देंगे। अगर 500 से भाग देंगे 1 में तो जी बराबर हमारे पास आ जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। ये ओम इनवर्स क्यों लगाए हम, क्योंकि ये जी यानी वैद्युत चालकता का मात्रक होता है। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, जब 1 में आप 500 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ओम का नियम किसे परिभाषित करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए विद्युत धारा व प्रतिरोध में संबंध को बताता है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि ओम के नियम से हमारे पास एक फार्मूला आता है, जिस फार्मूले को हम कहते हैं V बराबर में IR, जहाँ पे V क्या होता है विभवांतर और I क्या होता है धारा, R क्या होता है प्रतिरोध होता है। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न 7 नंबर है, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापते हैं। आप सभी को याद रखना है विद्युत धारा को एम्पियर मीटर के द्वारा नापा जाता है, इसीलिए जो है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो जूल है, वाट है, एम्पियर है या फिर ओम है। तो इनमें से पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शक्ति का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 नंबर और 10 नंबर, ये दो क्वेश्चन आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, इसको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग में संबंध लिखिए। तो संबंध क्या होता है, विद्युत धारा घनत्व जिसको जे कहते हैं और अपवाह वेग जिसको हम VD कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें संबंध क्या होता है हमारे पास जे बराबर NEAVD होता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, NEAVD हमारे पास जो है इन दोनों के बीच में संबंध होता है। अगला प्रश्न अगर देखते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग VD तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो आप सभी को याद रखना है ये जो संबंध है यानी जो VD होगा अनुक्रमानुपाती होगा किसके, E के। तो ये जो संबंध है इसका पालन करता है। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी में यह आ सकता है, यानी 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कीजिएगा। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में धारा सेल की पॉजिटिव प्लेट से, देखिए कभी भी हम प्लेटों को तार से जोड़ते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, जाहिर सी बात है। तो कैसे प्रवाहित होगी, सेल की पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, तथा सेल के अगर भीतर की बात करते हैं, बाहर की बात हो गई पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन अगर सेल के भीतर बात करें तो उसके घोल में निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है। ठीक है, धारा। तो इस प्रकार से सेल के भीतर उत्पन्न अवरोध को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस सिंपल से डिफिनीशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जरूर इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता क्या है, सूत्र व मात्रक लिखिए। देखिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा पूछ रहा है और इसका सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक भी हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका उत्तर कि किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आप सभी को नॉलेज के लिए बता दूं, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब है कि 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा बराबर हमारे पास जो सूत्र होता है विशिष्ट चालकता का, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सिग्मा बराबर में 1/ρ। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र होता है, यानी 1/ρ। रो क्या है हमारे पास, विशिष्ट प्रतिरोध है, और इसी के व्युत्क्रम को तो हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो यहाँ से हमारा फार्मूला भी आ गया। और इसके मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है महो प्रति मीटर। महो प्रति मीटर कह सकते हैं या फिर महो मीटर इनवर्स कह सकते हैं, -1 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा प्रश्न था, आप इसे भी लर्न कर सकते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न में ये आ सकता है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न हमारे पास है, इस तरीके की फिगर बना रखा है यहाँ पे और कह रहा है कि निम्न चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा प्रश्न कई सालों से पूछा जा रहा है, तो फिगर बना करके आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। और ये फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सालों से पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम समझाने वाले हैं। तो इसको हम हल करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो हम फिगर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इस फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो तीर का निशान दिख रहा है, ये धारा आ रही है, ठीक है। और जो बाहर की तरफ तीर का निशान लगा है, यानी कि बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, तो ये धारा इस पॉइंट पे आ रही है और इस पॉइंट से ये धारा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे 2 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, ये सारी एम्पियर में जो दिख रही हैं वो धाराएं हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किरचॉफ के नियम की। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो ये कहता है कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम बिंदु P पर बात करते हैं तो ये दोनों धाराएं जो है इस संधि पर आ रही हैं, और इस संधि से बाहर कौन जा रहा है, ये धारा और I2 धारा, I1 धारा नहीं है। तो यहाँ से ये दो धाराएं बाहर निकल रही हैं और इस संधि पर ये दो धाराएं आ रही हैं। तो देखिए हम लिखेंगे बिंदु, तरीका देख लीजिए आप लोग, यहाँ ऐसे लिख करके करना पड़ेगा। बिंदु P पर किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के धारा नियम से, ठीक है, धारा नियम से लिख दीजिएगा, धारा नियम से। तो अगर हम बात करते हैं किरचॉफ के धारा नियम की, तो यहाँ पे दो धाराएं आ रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एम्पियर की धारा, ये भी 2 एम्पियर की धारा। तो 2 प्लस का 2, इन दोनों का योग जो होगा किसके बराबर होगा, जो धाराएं जा रही हैं उनके योग के बराबर होगा। तो ये 1 एम्पियर की धारा है, तो 1 धन में ये जो जा रही धारा, यहाँ से इस संधि से जा रही धारा, तो I1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2 2 4 हो जाएगा, और इस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, I1। तो यहाँ से I1 का मान 4 में से 1 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि I1 बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया, ठीक है। 3 एम्पियर की धारा यहाँ पे I1 की जगह पे प्राप्त हो गई है, तो ये एम्पियर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आ गया 3 एम्पियर। अभी हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, अभी ध्यान से देखिए। अब हम बिंदु Q पर इस पॉइंट पे बात करेंगे सभी धाराओं को, ठीक है। तो सभी धारा का यहाँ पे हम अगर धारा देखना चाहें तो देखिए बिंदु P पर जिस तरीके से हमने लगाया उसी तरीके से बिंदु Q पर भी हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो बिंदु Q पर किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के धारा नियम से वही चीज़ लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है। तो धारा नियम से अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब देखिए इस पे बिंदु Q पर आप देखेंगे तो ये I1 धारा आ रही है, और ये जो हमारी 1 एम्पियर की धारा है जा रही है, और I2 धारा भी जा रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 जो धारा है ये किसके बराबर होगी, ये जो हमारे पास 1 एम्पियर की धारा है इसके योग और इसके, और ये I2 के योग के बराबर होगी। तो जो I1 का जो मान है ये हमें पता चल गया है, तो 3 रख देंगे I1 के जगह पे, बराबर में 1 हो जाएगा प्लस का I2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 को इधर लाएंगे तो हमारे पास I2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 2। तो I2 धारा का मान जो है हमारे पास 2 एम्पियर निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया, 2 एम्पियर निकल के आ गया। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब हम ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने दोनों पॉइंट पे बात किया, उसी तरीके से हम लास्ट वाले पॉइंट R वाला पॉइंट जो है यहाँ पर भी हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे बिंदु R पर किरचॉफ के धारा नियम से, किरचॉफ के धारा नियम से। तो अगर हम बात करते हैं बिंदु R पर किरचॉफ के धारा नियम की, तो यहाँ पे देखिए I2 धारा इधर आ रही है इस जंक्शन पे, यानी कि इस पॉइंट पे क्या हो रही है, आ रही है, और इस पॉइंट पर ये भी धारा आ रही है, और ये धारा जो है इस पॉइंट से जा रही है। तो जो जो धाराएं आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, I2 धारा आ रही है बिंदु R पर, और प्लस में ये 1 एम्पियर की धारा भी आ रही है, तो 1 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। बराबर किसके हो जाएगा, ये जो धारा जा रही है और ये भी जा रही है, I धारा जा रही है और 1.2 की धारा जा रही है, तो 1.2 एम्पियर की धारा जा रही है और I धारा जा रही है, तो यहाँ पे I लिख देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो I2 का मान हमें प्राप्त हो गया है ऊपर 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे प्लस का 1 बराबर में 1.2 प्लस का I, ठीक है। अगर इसके आगे सॉल्व करते हैं तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको इधर लाते हैं तो माइनस का 1.2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, I। तो यहाँ से I का मान निकल जाएगा, तो I बराबर निकालेंगे तो हमारे पास अगर 3 में से 1.2 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 3 में से जब 1.2 घटेगा तो 1.8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इतना एम्पियर की धारा जो है I का मान निकल के आ गया है, ठीक है।
तो इतना एम्पियर की धारा जो है इस परिपथ में बह रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आई का जो एग्जैक्ट मान था वो निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने 4 नंबर है, सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। ठीक है, तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इसको हम कैसे जानेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका उत्तर देखिए, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में सेल के साथ प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस बात को आप याद करेंगे, याद रखेंगे। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सालों से पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। देखिए आवेश की गतिशीलता क्या होती है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग को अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसको VD द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और इसको हम कैपिटल E से जो है प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों के अनुपात को उस आवेश की गतिशीलता कहते हैं। किसके किसके? अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवेश की गतिशीलता कहते हैं। और देखिए इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसको? आवेश की गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और म्यू बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे, इन दोनों का अनुपात, किसका किसका? अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र का अनुपात। तो ऊपर अनुगमन वेग है जिसको हम VD कहते हैं और नीचे E है हमारे पास जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसके मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर सेकेंड वोल्ट इसका जो है मात्रक हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। सारे क्वेश्चन का जो आंसर है मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में लेकर के आता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखेंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आप लोग पढ़ेंगे कि अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध भी स्थापित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे सिंपल भाषा में, ध्यान से पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपवाह वेग क्या होता है। तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, जब भी किसी चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का स्थापित होना जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। तो वैद्युत क्षेत्र जो है स्थापित हो जाता है जिसके कारण चालक के इलेक्ट्रॉन पर लंबाई की दिशा में एक नियत फोर्स यानी कि जो नियत बल है लगता है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगता है। इस बल से इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्म नियत वेग मिलता है, यानी कि एक सूक्ष्म नियत वेग मिलता है जिसे अनुगमन वेग यानी कि अपवाह वेग कहते हैं। तो अपवाह वेग को ही हम अनुगमन वेग भी कहते हैं और इस वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंग्रेजी में कहते हैं और इसको हम प्रदर्शित VD से करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है VD बराबर में EV अपान में ML इंटू का टाउ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके फार्मूले को भी आप लोग लर्न कर लेंगे क्योंकि इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी इस फार्मूले का यूज होता है। आगे हम बात करते हैं तो इसमें संबंध भी पूछा है कि अपवाह वेग और धारा में संबंध क्या होता है। तो हमने अगला हेडिंग बनाया है अपवाह वेग व धारा में संबंध। इसका जो पूरा डेरिवेशन है मैं करा दूंगा आप लोगों को। फिलहाल मैं आप लोगों को समय कम होने के कारण बस इतना बता देता हूं कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा I बराबर में N E A B D होता है, जहाँ पे I की बात करें तो धारा होता है, N की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E की बात करें तो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है और A की बात करें तो क्षेत्रफल है और VD की बात करते हैं तो अपवाह वेग है। आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई कि जो धारा है और अपवाह वेग दोनों में संबंध क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपको 3 में 3 नंबर पूरा मिल जाएगा और ये प्रश्न जो है 3 नंबर में ही आएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।